और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जितने भी हमारे भाई बंधु शेर शेरनियां हैं उन सबको मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं फिजिक्स टेस्ट 4, जैसा कि आपको क्वेश्चन सुबह ही टेलीग्राम में मैंने डाल दिया था 24 क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी यानी कि शाम के 7:30 बज चुके हैं और आपके सामने मैं लाइव जुड़ चुका हूं, है ना। हालांकि ये प्रीमियर है, मैं पहले इसको रिकॉर्ड करके रख चुका हूं, लेकिन शाम को 7:30 बजे लाइव हो जाती है। और आज का जो क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी एसएससी रेलवे जिसमें फिजिक्स का टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाता है, इन जनरल डिफेंस जितने भी वगैरह के एग्जाम है, उन सब के स्टूडेंट के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। और जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसी के साथ दीजिए। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। वो गलती से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया था, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सवाल नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान सा सवाल है, तो अगर आप लोग बनाए हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ABCD पहला से एक याद रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन में जवाब देना चाहते हैं 1 नंबर का तो 1 का A जरूर लिखें, 2 का देना चाहते हैं तो 2 का B C कुछ भी हो सकता है, ABCD वो ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर दोनों लिखें। इससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों ने किसका जवाब कब दिया है और किसका जवाब नहीं दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं फटाक से। हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इनके मध्य कूलाम बल F है, तो यहाँ K बराबर 1/4। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, K बराबर 1/4πε0। इसका वैल्यू आपको पता होगा कि 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। अगर मात्रक पूछा जाए इसका तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है ऐसा यूनिट में। लेकिन कहीं पे ऑप्शन में इसका मान नहीं दिया गया, सब जगह के लिखा है, ठीक है, पहले से समझ लिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R के स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है। जितने भी मेडिकल हो, IIT JEE हो, रेलवे हो, NTPC हो, जितने भी डिफेंस लाइन के एग्जाम जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चन, यहाँ तक कि AAIC, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जितने भी डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल ITI वाले के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये सेक्शंस देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हाइड्रोजन परमाणु। तो पहला नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन का परमाणु के अंदर Z जो होता है 1 होता है, और Z कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। ऐसा क्यों, चूंकि Z से किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या को हम डिनोट करते हैं, है ना। Z इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम्स, ठीक है। तो अब पर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब होता है ये नेगेटिव का सेक्शन मिलेगा, और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेक्शन मिलेगा। अब समझेंगे कैसे। फोर्स बराबर आइए K इंटू Q1, तो Q1 की जगह पर E और P की जगह पर Q2 की जगह पर प्रोटॉन, और नीचे हो गया R के स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि वेक्टर में है तो वेक्टर के हिसाब से यहाँ पर R कैप ले गए। ये फोर्स का ऑप्शन के मान में आपको कितना दिया गया, वेक्टर के हिसाब से दिया गया, देखिए सब में वेक्टर डाला हुआ है, ठीक है। अब उस हिसाब से देखिए स्क्वायर, तो जहां पर भी स्क्वायर 4 नंबर में ऑप्शन है वहां पे वेक्टर मारा हुआ है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला नंबर निगेटिव इंटू पॉजिटिव, चूंकि वेक्टर है तो निगेटिव और साइन पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव ये बन जाएगा निगेटिव, और ये बन जाएगा ई दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो E का स्क्वायर बटा R का स्क्वायर। ये रह गया R कैप, तो इसका मतलब होगा वेक्टर R अपॉन R। अब R इंटू R बन जाता है आपका, क्या बनेगा, 2 और 1 R के पावर 3 और R के पावर कैप। अब आप देखिए दोस्तों कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -K E स्क्वायर R वेक्टर बटा R क्यूब। अब ये ऐसे कैसे होता है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूं। यदि कोई यूनिट वेक्टर रहता है तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है वेक्टर R बटा मोड ऑफ वेक्टर R, मोड ऑफ वेक्टर R। तो मोड का मतलब तो डायरेक्ट R निकलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं।
अब जरा देखिए क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो सी नंबर में आपको दिख रहा होगा और सी नंबर को ऑप्शन को हम कर देते हैं टिक। थोड़ा सा देखिए, मैं इसको स्क्वायर सर्किल के अंदर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, गलती हो गया, थोड़ा सा ऊपर से ले लेता हूं, ठीक है। सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग, और हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 2, और दीजिए आप लोग जवाब क्वेश्चन को पढ़ के, जब तक हम कर लेते हैं अपने बोर्ड को शार्प, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी सा सवाल है, मैं आपको पढ़ देता हूं। और पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने इच्छुक उम्मीदवार, यानी कि जिनको जरूरत है उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पिंड पर -80 माइक्रोकूलम, -80 माइक्रोकूलम आवेश है, आवेश का मतलब Q का मान। अब जरा से याद समझेंगे, आवेशों का क्वांटाइजेशन अभी आप नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आवेशों का क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में समझाया गया है आपको। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, और ये सब कुछ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 3 चीजों का बना हुआ एक अलग से वीडियो, छोटी सी सेपरेट वीडियो है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। यहां समझिए, किसी भी वस्तु में आवेश जो होता है क्वांटाइजेशन n इंटू ई के मामले में होता है, Q बराबर n इंटू ई, जहां n आपका क्या होता है नंबर और E आपका होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। हमको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E, और Q का वैल्यू कितना है -80, ये है माइक्रो। भाई साहब याद रखिएगा, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, तो यहां पर लिखेंगे 80 गुना 10 के पावर -6, और इलेक्ट्रॉन का मान हो गया 1.6 गुना 10 के पावर -19, काटा काटी कर दीजिए, पॉइंट हटेगा तो एक 0 चला जाएगा, और 16 × 5 = 80, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। कितने बार में, 5 बार में। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 5 गुना, ये माइनस वाला नीचे से ऊपर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक इधर, तो 19 1 20, 20 में से 6 चला गया तो 10 के पावर कितना बचेगा, 14। देखिए आप लोग मिला करके, 5 गुना 10 के पावर 14, निगेटिव नंबर में निगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना हमको नहीं होता है, क्योंकि संख्या है तो संख्या में केवल और केवल +5 बजे चलेगा। तो 5 इंटू 10 के पावर कितना होगा, 14। मारिए, ऑप्शन नंबर सी लग गया है आपका, देखिए टिक मार दिया मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर सी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आवेशों का क्वांटाइजेशन Q बराबर Ne, अगर किसी परमाणु में बात करेगा तो Z बराबर Ne, ठीक है, Ze, यहां पे Z आपका परमाणु संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर, और आपके सामने 3 पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखिए जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप दीजिए जवाब, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त, देखिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर 3, Q कूलम्ब आवेश का एक ठोस धातु है। हम थोड़ा पढ़ देते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है और आपके लिए वहां है ना। Q कूलम्ब आवेश एक ठोस धातु के टुकड़े पर जिसका अनियमित आकार है रखा हुआ है, आवेश का वितरण होगा। तो आवेश का वितरण होगा, इसके लिए हम आपको समझा देते हैं। कोई भी आवेश रहता है ना, पहला चीज समझिए, गॉस के नियमानुसार, जैसे ये कोई वस्तु है तो वस्तु पर अगर आवेश दिया जाता है तो ये आउटर सेल पर रहता है। आवेश कहाँ रहता है, आउटर सेल पर। आउटर सेल कहने का मतलब होता है बाहरी कोष पर। कहाँ रहता है, बाहर, भीतर में आवेश जनरेट नहीं होता है, जब भी होता है तो सतह पर होता है। और इसमें लिखल है कि अनियमित आकार। अनियमित का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अनियमित का मतलब होता है जैसे तैसे, ऐसे ये टुकड़ा हो गया, इसका कोई शेप नहीं है, आकृति नहीं है, तो इसको कहते हैं अनियमित। अनियमित आकार अंग्रेजी में कह सकते हैं इर्रेगुलर शेप।
इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप का कोई आकृति नहीं। तो जैसे इस पे चार्ज दिया जाएगा तो जो नुकीला सतह रहेगा, कौन सा सतह, नुकीला, तो जहां पर भी अगर नुकीला यानी कि शार्प एज रहता है तो वहां पर आवेश का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, आवेश का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, इसको भी याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगा। अब यहाँ पे क्या समझे, नुकीले सतह पर, क्वेश्चन जरा दिमाग से समझिए, नुकीले सतह पर आवेश का मान यानी कि चार्ज का मान मैक्सिमम, मैक्सिमम कहने का मतलब होता है अधिकतम, है ना, और उसका काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा, गलती हो गया, पोटेंशियल एनर्जी वो न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम होती है, न्यूनतम, सबसे कम, जिसको मिनिमम कह सकते हैं हम लोग, ये मिनिमम होता है। ठीक है, ये चीजें समझ लीजिएगा। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं अपनी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा में रहना चाहती है, तो इसका जो जवाब होगा इस प्रकार, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। चूंकि आवेशों का वितरण एक समान उसमें होता नहीं है, तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा का इसका भी जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। समझिए कैसे, हर वस्तु चाहता है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा में, तो न्यूनतम कहने का मतलब है कि नुकीला वाला पर आवेश क्या रहेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम रहेगा। अब अच्छा, रेगुलर रहता तो एक समान, इरेगुलर नहीं बल्कि क्या है, इरेगुलर है, तो एक समान तो होगा नहीं, तो ऑप्शन पहला कट गया। दूसरा सतह पर होगा ये तो ठीक है, लेकिन समान रूप से कह दिया तो समान नहीं होगा, तो इसमें बचा कौन, सी, और डी में तो कहता है ह्रास, उष्मा से क्या लेना देना, इसमें ऊर्जा है, आवेश है, तो ये तो ऐसे कट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सी नंबर हो गया सर। चौथे नंबर सवाल में आइए, आ गया है आपका बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान सा सवाल जो है 4 नंबर। आप दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं अपने बोर्ड को साफ। चलिए, आपको हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। देखिए, जैसे आप किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो तैयारी में आपको क्या चाहिए, अगर मान लिया जाए दिन रात करके एक मेहनत करके हम तैयारी करते हैं, तो याद रखिएगा जब किसी काम को करने में हद पार ना हो तो वो काम नहीं होता है। एक बार हद पार कर दिए तो या तो मिलेगी आपको सफलता या तो मिलेगी आपको अनुभव। अनुभव मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, दो चीजों में से कुछ चीजें आपको मिलना जरूरी है। अगला, कॉपर तथा एल्युमिनियम, कॉपर तथा एल्युमिनियम ये दो तत्व है। क्वेश्चन है, कॉपर तथा एल्युमिनियम के दो एक समान चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो एल्युमिनियम पर प्रेरित आवेश का परिमाण होगा। तो एल्युमिनियम पर प्रेरित आवेश यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज कम कितना होगा ये पूछा जा रहा है। टेंशन ना लगिए, और भी कुछ बताते हैं मैं आपको। एल्युमिनियम का पीरियोडिक टेबल में नंबर है 13 और इसका है आपका 29, यानी कि एटॉमिक नंबर। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और इसका है आपका 29। बात करते हैं इसकी द्रव्यमान का, इसका होता है 26.98 और इसका होता है 53.56 सॉरी गलती हो गया, 63 होना चाहिए, 53 लिखा गया, 63.65 या 54 या 56 होता है, लगभग 56 ही है। 5 आप याद रखें, 63.5 और 26.98 होता है। अब जरा सा बात कर लेते हैं ग्रुप के बाद में, है ना। तो ये देखिए 2 8 3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और कोर इतना। अब इसका भी देखते हैं तो 2 8 18, 2 8 18, 18 10 28 और 1 29, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बात करते हैं तो एक इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट है और एक आपका डी ब्लॉक। जितनी बार ये सब क्वेश्चन आएगा मैं उतनी बार डिस्कस करूंगा ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, याद भी हो जाए, सब कुछ भी हो जाए। एल्युमिनियम आपका होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, याद रखेंगे, और ये होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। एक पी ब्लॉक एलिमेंट है और एक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। दोनों के दोनों क्या है, मेटल है। दोनों के दोनों क्या है, मेटल है। तो मेटल है तो दोनों पर पॉजिटिविटी रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगा। और आवेश का जो इंड्यूसिंग होगा वो भी समान होगा, समान आवेश। मेटल होने की वजह से दोनों में समान आवेश का परिमाण होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा तांबे के बराबर, यानी कि सी नंबर।
क्या होगा? सी नंबर। बड़का वाला टिक मार दिए हैं आपको क्वेश्चन में, तांबे के बराबर होगा, क्योंकि पूछा है एल्युमिनियम पर। अब जरा हम याद कर लेते हैं, एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 26.98, इक्विवेलेंट है 27 का, और कॉपर का 29, आई हो गया 63.5, यानी 63.56, तो 63.5। अच्छा, ग्रुप और पीरियोडिक टेबल भी आपके से पूछा जा सकता है। तो ये आपका P4 का है, P मतलब पीरियड 4 का है, और ग्रुप आपका पीरियड 4 हो गया, ऊपर से लेकर नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करिएगा, और ग्रुप आपका चल जाता है 11वां ग्रुप का। ये आपका ग्रुप 11वां। इसमें बात करते हैं तो ये आपका पीरियड नंबर शायद 3 है, पीरियड नंबर 3 है, और ग्रुप नंबर आपका 13 है। ठीक है, पीरियड 3 और ग्रुप नंबर आपका 13 है। ये P ब्लॉक एलिमेंट, ये D ब्लॉक एलिमेंट, इतना आपको जानकारी होना जरूरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सवाल क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके पास 5, और हम कर लेते हैं बोर्ड को साफ। दीजिए जवाब फटाक से आप लोग। देखिए, जितने भी प्यारे साथी जुड़ रहे हैं उन सबसे गुजारिश करते हैं कि एक बार ये लाइव सेशन देखने से पहले एक बार सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में पीडीएफ आपको 12 घंटा पहले दे देता हूं मैं, यानी कि सुबह में मैंने आपको दिया था 7 बजे, 8:30 बजे के लगभग, और शाम में 7:30 बजे सॉल्यूशन इसका चालू हो गया। टोटल 12 घंटा पहले मैंने इस टेस्ट को आपके साथ पर शेयर करता हूं, और उसी का सॉल्यूशन मैं आपके साथ लाता हूं। ठीक है, मॉक टेस्ट 5 नंबर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, इसका क्या तात्पर्य? समझिए, ये हमारे पास बॉडी है, और इसमें लिखल है कोई भी वस्तु यानी आवेश। आवेश इसका मतलब है चढ़ल है, इसमें प्लस 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 प्लस, इसमें पॉजिटिव आवेश डाल दिया। इसको जोड़ रहे हैं अर्थ से, अर्थ से जोड़ने का मतलब ऐसे, देखिए ये अर्थिंग वायर हमारा पास अर्थ से जुड़ गया। तो जैसे ही अर्थ जोड़ते हैं तो अर्थ का मतलब होता है न्यूट्रल चीज। ठीक है, तो ये अर्थ से इसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गमन करता है। अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। और जैसे ही अर्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल। कब तक लेगा? जब तक कि दो न्यूट्रल नहीं होता है। ये कब तक ऐसा काम करेगा? तो भैया मेरे, जब तक न्यूट्रल नहीं होना चाहता है तब तक। ठेठ में सुनिए, मैं आपको सिंपली बताता हूं। अगर ठंड के दिन है, आपको ठंडा लग रहा है, तो आप आग के पास जाके क्या करते हैं? तापते हैं। जब तक तापते हैं जब तक आपको गर्मी का अनुभव नहीं होता है ना? समझ रहे हैं? आपके अंदर टेम्परेचर कम था, जैसे ताप रहे हैं तो टेम्परेचर को थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं। गर्मी के दिन में वैसे ही होता है, पंखा चला कर रहते हैं, एसी वाले रूम में चले जाते हैं। तो यहां पर भी ये आवेशित है, पृथ्वी से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो बन जाता है क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब होता है उदासीन। अब यहां पर एक चीज सुनिए, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो ये बनता है आपका पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ये बनता है आपका निगेटिव। ये क्या बनता है? निगेटिव। और ये क्या बनता है? पॉजिटिव। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन का ना तो लॉस हुआ और ना ही गेन हुआ। गेन का मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। न गेन हुआ और न लॉस हुआ तो बन जाता है न्यूट्रल। क्या बनता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, चलिए, तो इसका जवाब जो होगा, अनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ऋणावेशित होता है, कुचालक होता है। बताइए फटाक से। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? धनावेशित को हम लोग क्या करते हैं? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु कैसा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वस्तु कैसा हो गया? पॉजिटिव हुआ ना वस्तु। तो पॉजिटिव हुआ तो आपका कौन है? वस्तु इसका जवाब हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि वस्तु क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, है कि नहीं?
चलिए इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं। पृथ्वी से वस्तु के इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है और वस्तु उदासीन भी होता है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा उदासीन, और जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, मिस्टेक हो गया है ना। तो इसका जवाब बी वाला नहीं होगा, इसका जवाब होगा न्यूट्रॉन, यानी कि उदासीन, न्यूट्रल्स। अच्छा ठीक है, मैं आपको साइड में टाइप करवा देता हूं। इसका क्वेश्चन का जवाब होगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन। ठीक है, आ गया होगा स्क्रीन पर, देख लीजिए जवाब। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक में सॉल्यूशन करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में, उसके बाद मैं लॉन्ग भी आपको समझाऊंगा। एक बार दीजिए आप लोग जवाब, जब तक हम कर लेते हैं बोर्ड को साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः 7 कूलम्ब और माइनस, तो समझिएगा एक बॉडी B1 है और एक Q1 कर लेते हैं, और एक आपका Q2 हो गया। एक पर है आपका प्लस 7 माइक्रो कूलम्ब और एक पर है आपको माइनस म्यू माइक्रो कूलम्ब। इस चीज को समझिए, समझ रहे हैं ना। अब कहता है कि मध्य बल फोर्स X है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है बल, तो कहता है -2 कूलम्ब, इसमें भी -2 माइक्रो कूलम्ब, इसमें भी -2 माइक्रो कूलम्ब गेंद दे दिया। तो समझिए 5 में से -2 तो बचा कितना सर, +5, -5 है -2 बचा कितना, -2। समझिएगा गौर से, अगर पहले का फोर्स Q1 इंटू Q2 देखा जाए तो 7 पचे कितना होगा, 35, 7 पचे 35। बाद में देखेंगे तो 7 पचे कितना हो गया, 35। इधर भी 35 और इधर भी 35, दोनों जगह बराबर हो गया, दोनों बराबर। तो बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, F के बराबर होगा। इनके मध्य बल आकर्षण बल पहले अगर F है तो बाद में भी कितना रहेगा, F ही रहेगा। तो ऑप्शन चलेगा एक आपका, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन चलेगा A नंबर। ठीक है, F, ठीक है ना, A नंबर ऑप्शन आपको चलेगा। अभी कैसे होता है वो समझते हैं। तो एक बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये फर्स्ट के लिए लेते हैं तो 7 और 5, यहां पर 7 और यहां पे -5। और दूसरे के लिए बात करते हैं F1 F2, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, तो यहाँ Q1 की जगह पर चलेगा 5 प्लस में, और Q2 की जगह पर कितना चलेगा, -7। तो देखिए 7 पचे 35, 5 से 35, दोनों में सेम आ रहा, बाकी K का मान वही, R का मान वही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। चलिए मजा आ गया आपको, तो एक बार शेयर कर दीजिए मित्रों के साथ, शेयर कर दीजिए, और साथ में जो नए यूजर्स होंगे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये न्यूमेरिकल है थोड़ा, और ये पूछा हुआ है DCE 2004 में पूछा हुआ सवाल है। हर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के पूछे गए एग्जामों से उठाया हूं, ठीक है ना। तो कहता है एक माइक्रो कूलम्ब के अनंत आवेश x अक्ष पर 1 2 3 1 2 4 8 इनफिनाइट स्थितियों पर रखे हुए हैं। तो आवेश, टेंशन नहीं लीजिए, इजी हिसाब, जितना ज्यादा उलझाया हो उतना ज्यादा इजी। ठीक है, सबसे पहला नंबर समझिएगा इस चीज को कि कह क्या रहा है। कहने का मतलब होता है x अक्ष यहाँ पर आपको दिया गया है x = 0, यहाँ पर कोई आवेश है Q1 Q0, इसका मान दिया गया 1 कूलम्ब। कितना दिया गया, 1 कूलम्ब। जैसे ही इससे दूरी लेते हैं x बराबर 1, तो वहां पर आपको लिखा है कितना, 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब। फिर x बराबर आते हैं 2 पर, तो यहां भी 1 माइक्रो कूलम्ब। फिर x बराबर आते हैं कितना पर, x 1 माइक्रो कूलम्ब के अनंत आवेश, x बराबर इतना दूरियों पर स्थित है। तो इसका मतलब फिर x बराबर चलेंगे हम लोग कितना पर, 4 पर, यहां भी 1 माइक्रो। फिर x बराबर 8 पर 1 माइक्रो, डॉट 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 डॉट, x बराबर इनफिनाइट पर डॉट डॉट डॉट, यहां भी आपका 1 माइक्रो कूलम्ब। टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि फोर्स बराबर Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर इंटू होता है K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब के स्क्वायर। चलिए याद कर लेना है आपको। चलिए
अब समझना है कि कैसे होगा। तो पहले ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा, फिर ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा, फिर इसके बीच लगेगा, फिर इसके बीच लगेगा, फिर इसके बीच लगेगा, मतलब हर का फोर्स लगेगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस का काम करेंगे हम लोग। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस कहता है नेट फोर्स बराबर F1 F2 प्लस F3 डॉट 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 F अगर इनफाइनाइट है तो F इनफाइनाइट तक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, हाँ, बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। कौन सा बल? तो स्थिर विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। और इसमें सबका वैल्यू रखेंगे तो जानते हैं कि 1/4 पाई के यानी कि कॉमन रहेगा, तो 1 बटा यानी कि के कॉमन हो गया। और के पहला के लिए बात करेंगे तो माइक्रो इंटू 1 माइक्रो, तो 1 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर -6, दोनों में तो सॉरी ये आपका एक ही को चलेगा। ये मिस्टेक हो गया है। कैसे मिस्टेक हो गया जो मैं आपको बताता हूं। इसमें माइक्रो नहीं है तो केवल 1, और इसमें माइक्रो है तो 1 गुना 10 के पावर -6, ये सब में आएगा। दूरी आपका 1 का स्क्वायर, फिर आपको वही चीज सब में चलेगा 1 गुना 10 के पावर -6, दूरी आपका 2 का स्क्वायर, फिर आपको डॉट के हिसाब से 4 का स्क्वायर, डॉट 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 चलते रहेगा। कॉमन कर लीजिए, के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, अब कॉमन करेंगे इसको तो गुना लिखाएगा 1 1 का में 1 गुना 10 के पावर -6। अब आइएगा 1 बटा 1 के स्क्वायर, 1 बटा 2 के स्क्वायर, प्लस में जस्ट मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूं, समझिएगा। के ये वाला सब में कॉमन होगा तो 1 इंटू 10 के पावर -6 चला गया बाहर यहाँ पे, तो बचा 1 बटा 1 के स्क्वायर, बचा 1 बटा 2 के स्क्वायर, बचा 1 बटा 4 के स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। समझिए, ये तो 1 का में खत्म हो गया। के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, इसका वैल्यू होता है 10 के पावर -6। 1 बटा 1 1 हो गया, 1 बटा 2 यानी कि 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, या 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, उसके बाद 8 के स्क्वायर, इस टाइप से चलते जाएगा। 4 चौका 16 हो गया, फिर 8 8 64 होगा, डॉट 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 इनफिनाइट बार। कितना बार? इनफिनाइट। अब मेरे दोस्त ये समझिए कि आपका S इनफिनाइट बराबर A बटा 1 - R का फॉर्मूला बैठ जाएगा। S इनफिनाइट इक्वल टू A बटा 1 - R जोड़ निकालने के लिए। और S इनफिनाइट किसमें पढ़ना है? तो मैथ के जीपी वाले चैप्टर में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले में, उसके हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं और डायरेक्ट मान को बैठा देते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा A की जगह पर 1, और जो बढ़ रहा है 1 बटा 4, वो 1 - 1 बटा 4। कैलकुलेशन करिएगा तो 4 1 कम 4, 4 बटा कितना हो जाएगा? 3। अब डायरेक्ट करते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 3, और गुना 4 बटा 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12,000 न्यूटन, 4 तिया 12,000 न्यूटन। अब आपको मैच कर गया होगा 4 तिया 12,000 न्यूटन किसमें आता है, किसमें आता है? जवाब दीजिए आप लोग, तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी है, और यही हमारा हो गया जवाब। ये ज्यादा हार्ड हिसाब नहीं था, बस इसमें प्रिंसिपल यूज करना था, सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या फिर कोई भी सर्विस के वगैरह जिसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। ठीक है, और उससे सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ गया है, और आप दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं अपने बोर्ड को शार्प। चलिए, क्वेश्चन नंबर जवाब का 8 बिल्कुल आसान है सर, जिससे 8 नहीं बना वो बेकार हो गया। ठीक है, देखो कैसे। 1.6 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Q बटा E, बिकॉज Q बराबर N इंटू E पढ़ाया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। किसी भी वस्तु में अगर आवेशों की मात्रा ज्ञात करना है तो N इंटू E, जहां N बराबर 1 2 3 4 और E बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 बैठा दीजिए। Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.6,
ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19, ये कट गया, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना आ जाएगा +19, 10 के पावर कितना +19। आंसर मारिए कौन सा होगा सर, देखिए फटाक से। तो पता चल रहा है ए नंबर, कितना नंबर, ए नंबर। और इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी साफ, क्लियर। 9 नंबर सवाल आपके पास आ गया तड़कते फड़कते, और इसी के साथ दीजिए जवाब। चलिए, 4 धातु के गोला है, निम्न की आकृति, जैसे गोला, बेलन, नाशपाती के आकार का, तड़ित चालक के आकार का, इन सब में बताइए कि इनमें कुचालक के आधार पर आवेशित किया जाए तो सबसे लंबे समय तक। मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। एगो गोला है, गोला ऐसे होता है, बेलन ऐसे होता है, ये बेलन नाशपाती के आकार का। तो भैया नाशपाती जो लोग नहीं खाए हैं आज खा लीजिएगा, देखिएगा खरीद करके मार्केट में, वो कुछ इस टाइप से होता है आपका नाशपाती, और पूरा गोल नहीं होता है, ये यहाँ पर थोड़ा ऐसे रहता है, लगभग गोल रहता है। एक तड़ित चालक, तड़ित चालक का कोई आकृति फिक्स नहीं है, वो कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं पत्थरनुमा रहेगा, ठीक है, फ्लैट रहेगा, फ्लैट सरफेस। अब इस सब में हम बताते हैं गॉस के नियम के अनुसार इसमें क्या करता है, गॉस के किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाएगा तो जो गोला होता है उस पर एक समान रूप से फैलता है, गोलाकार वस्तु पर एक समान रूप से फैलेगा, और ये काफी लंबे समय तक, कितना समय तक, काफी लंबे समय तक इसमें आवेश विद्यमान रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा केवल और केवल गोला होगा, जिसमें लंबे समय तक विद्यमान रह सकता, विद्यमान मतलब उपस्थित, प्रेजेंटिंग का काम करेगा कौन, चार्ज, लंबा समय तक चार्ज उसमें रहेगा। इस चीज को जरा सा इस्तेमाल कर लेते हैं और आपका जवाब हो जाएगा केवल गोला। गोला है 1 नंबर में, तो नीचे आंसर होगा, ऊपर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। 11 आ गया, चलिए 10 आ गया है आपके बोर्ड पर, पहले से 11 आ गया था ना, 10 आ गया। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने, कूलाम बल का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है। तो आप क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पढ़िए और आप दीजिए जवाब, ABCD कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जब तक मैं इस सबको हटा देता हूं और बिल्कुल ही मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। 1-2 सप्ताह तक वो पूरा उछले कूदे नाचे गाए, उसके बाद पढ़ाई में लग जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से गलत कथन चुने, कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो, सही परिभाषित करता है जो कूलाम के नियम में। तो गलत चुनना है। तो पहला क्या कहता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक से बांधता है। तो बिल्कुल भैया सही है, ये आपका बीच में आता है प्रोटॉन, ये होता है न्यूट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ घूमता है, यानी कि यहां से न्यूट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन, ये आपका अटैचमेंट रहता है। तो पहला तो आपका सही हो गया। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को, सुनिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के नहीं रखता है, बॉन्डिंग नहीं है, बांधेगा नहीं। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन आपका 0 होता है, कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसे बांधेगा, कोई बल लगेगा नहीं ना लगेगा। इसमें जो बल रहता है वो नाभिकीय बल रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल है, तो आंख बंद करके आप जवाब दीजिए कि भैया नाभिकीय बल है, और ये दोनों के दोनों कण कहाँ उपस्थित रहते हैं, नाभिक में उपस्थित रहते हैं। कहाँ, नाभिक में उपस्थित रहते हैं, बीच सेंटर पे उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, गलत निकालना था और एक ही वो गलत निकल गया, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आ गया है, जो पहले भी एक बार दर्शन कर चुके हैं, और दीजिए 11 का जवाब आप लोग। एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई भी कमी नहीं नजर आएगा, और इधर उधर की नो फालतू बातें, डायरेक्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे ज्यादातर। एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहां से आ गया कि विभव होता है क्या, तो खोखले गोले के अंदर जितना भी, जैसे खोखला गोला हो गया, गोला सेल, इसके अंदर ये पूरा हॉलो है। हॉलो का मतलब होता है खाली, खोखला, खोखला, ये खोखला गोला हो गया, ठीक है। तो खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर यानी कि इन विभव, पोटेंशियल जिसको कहते हैं, ये आपका कांस्टेंट रहता है हर बिंदु पर। कहां,
तो एवरी पॉइंट पर जितना भी पोटेंशियल रहेगा सब के सब क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो पता चल गया भैया 1 नंबर में है कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका नियत। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हो गया ए। टिक भी मैंने मार दिया, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 का दीजिए जवाब आप लोग। आगे क्वेश्चन है, फटाक से ध्यान से देखिएगा। विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न करता है। भैया ये मेरा फर्स्ट का क्लास था कि जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लासेस जब आपकी शुरू हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आवेश यानी कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। लेकिन इसी चार्ज को हम समान वेग से गति कराते हैं, समान वेग से गति। तो समान वेग से गति रहेगा, गतिशील चार्ज रहेगा आवेश, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि समान वेग से गतिशील, एक समान गति से उत्पन्न, तो वही गति का मतलब मोशन और वही गति का मतलब गतिशील, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। वैद्युत क्षेत्र अगर इसमें कहता कि ये एक समान वेग नहीं है, असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले हुआ समान मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, असमान मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, साथ साथ चुंबकीय वेग भी उत्पन्न होगा, वेव्स भी उत्पन्न होगा, तीनों के तीनों इसमें होगा अगर असमान वेग से रहता है तो तीनों क्वेश्चन का जवाब हो गया है। और 12 नंबर सवाल में रिवीजन भी हो गया पीछे वाला चीज का। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 13 और दे दीजिए उसका जवाब जरा सा, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। या मेरे मालिक, ये तो क्वेश्चन आपका अभी मैंने बताया था कि आवेश जो होता है वो केवल और केवल कहाँ रहता है, सतह पर रहता है। किस पे रहता है? सतह पर रहता है। अंदर पे कोई भी चार्ज यानी कि इसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो नहीं होने का मतलब चार्ज का मात्रक इन में यानी कि इन चार्ज, इनसाइड का मतलब भीतर में चार्ज जो हो गया वो आपका क्या हो गया, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले का है, चाहे फोर्स निकाले का है, कुछ भी कर दे, जवाब उसका क्या हो जाएगा, 0। जवाब उसका क्या हो जाएगा, 0। अब आपका आंसर लगने में कोई दिक्कत है? आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है? ये सब क्वेश्चन भुइयां उड़ा के आइएगा एग्जाम में अगर आ गया तो, ये कोई छोड़िएगा नहीं। जैसे रसिया भी यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा रहा है, उसे आप अपना दिमाग से जवाब निकाल के रख दीजिएगा, कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, आपको तैयारी कीजिएगा। तो जवाब हो गया 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल पर आइए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले को 10 वोल्ट तक के आवेशित किया जाता है। तो गोलाकार केंद्र पर, अब जरा सा समझिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला पर है, तो एक त्रिज्या है। अब इसका मान लीजिए सेंटर है, r बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में देखिए r का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब कहता है 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी कि इसमें आवेशित यानी कि चार्ज दिया जाता है कितना वोल्ट, 10 वोल्ट तक के। अब कहता है गोलाकार के केंद्र पर, अरे भैया सेंटर पर, तो यहाँ सेंटर अंदर ना हो गया जी, चार्ज बाहर ना दे रहे हैं, सेंटर है अंदर, चार्ज है बाहर। तक खोखला गोला के अंदर जो प्रत्येक विभव होता है, यानी खोखला गोला के अंदर विभव का मान अगर पूछ देता है तो प्रत्येक बिंदु पर, एवरी पॉइंट पर क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं। किसी भी खोखले गोला, एक बार फिर से सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए ताकि दोबारा नहीं भूले। किसी भी खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव यानी कि पोटेंशियल का मान इक्वल होता है, कहीं घट बढ़ नहीं सकता है।
तब इसके अंदर 10 वोल्ट दे दें चाहे 20 वोल्ट दे दें तो हर पॉइंट पर उतने ना वोल्टेज जा रहा है, 10 वोल्ट ना जाएगा। तो एवरी पॉइंट का विभव यानी सेंटर रहे चाहे कोई पॉइंट रहे उसका क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट ही रहेगा। जितना हम लोग दे रहे हैं उतना ही रहेगा। क्योंकि पहले वाला तो हमको पता नहीं है, पहले से पता रहता तब ना घट बढ़ सकता था। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, 14 का बी नंबर। नेक्स्ट में आइए 15 नंबर सवाल। नेक्स्ट में आएंगे 15 नंबर सवाल पर, ठीक है। और हाँ, कल से मार्च स्टार्ट है और शायद आपका BCEC बिहार मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल एंड इंजीनियरिंग साथ एग्रीकल्चर का फॉर्म शायद आने वाला है। जो लोग भी बंदा उस फॉर्म को भरेगा चैनल पर बने रहेगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन आज भी पिछले 20 सालों में जितना भी पूछा गया उन सबका मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। परीक्षा में आपको फिजिक्स में कहीं छूटने वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल में देखिए, इकाई धनावेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो क्या होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, इकाई धनावेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाइएगा तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि उसका वेग एक समान रहता है, उसको लाने ले जाने से कोई मतलब ही नहीं रहता है। समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव आपका क्या होता है, इक्वल। एवरी पॉइंट, फिर से मैं आपको बताता हूं, जहां भी क्वेश्चन लिखा गया समविभव, क्या लिखा गया है, समविभव, तो समविभव का एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल, पोटेंशियल कहने का मतलब विभव इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो वर्क जनरेट होने का बातें नहीं पैदा होता है। जो इस बात पर निर्भर करेगा कि विभव को किसी भी प्रकार से परिभाषित कर दीजिए, या इसको कह सकते हैं कि चलाने में कितना भी कार्य किया जाए तो कार्य नहीं होगा, कार्य का मान क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ऑप्शन देखिए, कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, तो डी नंबर आपका ऑप्शन 15 नंबर का, 15 नंबर का जवाब हो जाएगा डी नंबर। जिनका भी सही है। हाँ, मेरे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आज का क्वेश्चन तो सर कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सब क्या है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर है। और कल यानी कि कल मंडे है, तो मंडे नहीं वेडनेसडे को मैं आपका पूरा 1 शॉट इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। 1 शॉट यानी कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का सुपड़ा हो जाएगा साफ। जितने भी आपको रिवीजन करना हो या फिर एक लाइन में आपको सब कुछ याद रखना हो, या फिर कह सकते हैं कि एक ही क्लास में पूरे हम 1 महीने का क्लास कर लें, वो सब कुछ हो जाएगा तैयार, ठीक है। एक ही क्लास और इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा साफ, ठीक है। एक क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक साफ। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 16 नंबर सवाल। ऋण वैद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती है। तो ऋण वैद्युत आवेश के चारों ओर जो बल रेखाएं होती है वो कैसी होती है, वो मेरे मालिक देखिए, ये आपका है निगेटिव आवेश, ये आपका निगेटिव आवेश, ये चारों ओर ऐसे करके क्षेत्र है, तो इसका जो होता है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं ना, हाँ, वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय ने वैद्युत बल। तो ये ऋण आवेशित के चारों ओर अगर ये बल है तो ये ऐसे रहता है, इसके अंदर त्रिज्या के अंदर की ओर यह ऐसे, और यहां पे डॉटिंग है, डॉटिंग है, डॉटिंग। ये इसका पिक्चर हुआ ऋण आवेश की ओर, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहता तो बाहर की ओर चले जाते हैं। तो अब बताइए कि यह त्रिज्या के ऊपर की ओर, ये सब त्रिज्या है और त्रिज्या ये सब रेडियस बन रहा है और रेडियस के बाहर है ना। तो ये डायरेक्शन इसका किसका है, अंदर की ओर, और त्रिज्या की क्या है, ऊपर की ओर। तो इस क्वेश्चन को जवाब हो जाएगा सी नंबर, त्रिज्या ऊपर की ओर। क्वेश्चन को जवाब हो जाएगा त्रिज्या ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 के बाद 17। चलिए देखिए, एक धनावेशित चालक पर, धनावेशित कहने का मतलब होता है पॉजिटिव, धनावेशित कहने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चालक पर क्या रह सकता है, बताइए फटाक से। चालक का मतलब क्या होता है, कोई भी उसमें निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी चल सकता है। चालक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकता है, फ्लो करवा सकता है ना। तो धनावेशित चालक पर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या तो फिर आपका जीरो आवेश, तीनों में से तीनों हो सकता है। कोई भी चार्ज हो सकता है, क्योंकि वह चालक है। वो क्या है, चालक है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ये सब आपके क्या है, चालक पदार्थ है। तो इस वजह से ऑप्शन आपका होगा डी। इस पे निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और
शून्य विभव भी हो सकता है। ये तीनों के तीनों विभव जा सकता है, पॉजिटिव विभव, नेगेटिव विभव और जीरो विभव, तीनों जा सकता है। विभव मतलब पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आइए 18। दीजिए जवाब आप लोग 18 का। इसको हम हटा लेते हैं थोड़ा सा। दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 फटाक से। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का मान क्या होगा? भैया अगर त्वरण का मान, तो त्वरण का मान भूल जाइए। पहले तो ये समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? प्रोटॉन है। तो फोर्स जब भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चूंकि विद्युत क्षेत्र में रखल है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर आपको पढ़ाया गया है F अपॉन Q, F अपॉन Q। तो यहां से फोर्स बराबर आप निकालिएगा तो फोर्स बराबर E इंटू क्यू होता है, Q इंटू E। अब ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन पर। तो उससे पहले आपको ये भी पता होगा कि फोर्स बराबर होता है M इंटू ए, M इंटू ए। तो यहां भी M इंटू ए और यहां पर भी फोर्स है और यहां पर भी फोर्स है, दोनों जगह फोर्स है। फोर्स को बराबर करेंगे, M इंटू ए बराबर Q इंटू ई करेंगे और A बराबर निकालेंगे तो Q इंटू ई बटा M। अब समझिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन का निकालना चाहते हैं तो यहाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन। अब समझिए, अगर हम त्वरण निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या लिख लेंगे? QE ME। अगर हम निकालते हैं प्रोटॉन के लिए तो QPE अपॉन MP। MP मास ऑफ प्रोटॉन, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखेंगे। अब इंटेंसिटी दोनों आपस में इक्विवेलेंट होता है, एक इंटेंसिटी पता चल गया है। अब आपको सीधे लीजिएगा पहले इसका, तो हम इसका लेंगे तो A इंटू ई और इसका लेंगे तो A इंटू पी, दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या चलेगा? AE बटा AP इक्वल टू QEE बटा ME, और नीचे में आते हैं तो QPE बटा MP। समझिए, ये से ही कटेगा और ये से ये कटेगा। कैसे कटेगा समझिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 गुना 10 के पावर कितना होता है? -19 कूलम। खाली पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर होता है, सिर्फ और पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर होता है, वो कट गया। नेगेटिव पॉजिटिव रेशियो से हमको कोई लेना देना नहीं। ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए मिला के आंसर आपको मैच कर रहा होगा। सी नंबर में देखिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात, m का मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो मास का अंतर हो गया। तो 18 नंबर का सवाल का जवाब हो गया सी। और इसी के साथ पढ़ते हैं हम लोग 19 में। अब आ गया है आपके पास 19 नंबर और आ गया 19 नंबर न्यूमेरिकल। आप दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं अपने बोर्ड को साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 25 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है कि दो गो आपका एक आवेश दिया गया है, एक गो आवेश है आपका 25 माइक्रोकूलम और एक जो आवेश है आपका 36 माइक्रोकूलम। ये दोनों के बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु है N, जिस पर दोनों का इलेक्ट्रिसिटी फील्ड EM और इसका E2 आपस में दिया गया है। यहाँ पे E बराबर 0, E बराबर 0, ठीक है। ये पूछ रहा है कि बीच में कोई वो बिंदु है जिसका मान दिया गया है 0। अब जैसे ही 0 हो गया दोनों पर और इसका निकालना है तो E1 इक्वल टू हो गया E2, E1 इक्वल टू हो गया E2। E1 का वैल्यू पूछ रहा है तो हम पहले आपको बता देते हैं कि E बराबर होता है फोर्स अपॉन Q, और फोर्स अपॉन बराबर क्या होगा? तो केवल इसको सॉल्यूशन करेंगे तो K इंटू क्यू बटा आर के स्क्वायर, K इंटू क्यू बटा आर के स्क्वायर। और इसमें कुछ नहीं करेंगे तो चूंकि इसको इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर वाला क्या लिखाएगा? अंडर रूट में लिखाएगा।
अंडर रूट में लिखाएगा तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा x1 है, ये हमारा कितना मान लेते हैं x1। ये दूरी पूछ रहा है कि मिलाने वाली रेखा को कितनी दूरी है, तो दूरी ले लेते हैं x1 और एक को ले लेते हैं x2, यानी तो इसको कर देते हैं 11 माइनस x1। ठीक है, 11 माइनस x1, एक को x1 और इसको कर दिए 11 माइनस x1। अब सॉल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला बैठा लेते हैं। क्या बैठाएंगे, टोटल दूरी हमारे पास 11 है, 11 बटा दोनों के आवेशों का अनुपात लिखिए, दोनों का आवेशों का अनुपात लिखिएगा तो क्या चल जाएगा 36 और 25, 36 और 25 माइनस 1 अंडर रूट के हिसाब से चलेंगे, अंडर रूट के हिसाब से चलेंगे और वही आपका आंसर आएगा। 36 का होता है 6 और 25 का कितना होता है 5, माइनस में सॉरी प्लस 1 करना पड़ेगा। 36 का होता है 5, 25 का हो गया 5, तो 36 5 नहीं माइनस करेंगे तब बनेगा हमारा 9 बटा 25, 9 नहीं आंसर गलत हो जाएगा, लिखा हुआ मेरे पास कुछ गलत से आ जाएगी। 25 9 36, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक चल रहा है। वो कैसे, इसका फील्ड निकाल लेते हैं हम लोग। तो 25 बटा आर स्क्वायर यानी कि x1 के स्क्वायर चलेगा और इक्वल टू इधर की ओर चलेंगे तो 36 बटा यहाँ दोनों से अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चलेगा। इसको x कर देते हैं, x1 है तो x1 ही रहने देते हैं, x1 के स्क्वायर और x1 के स्क्वायर दोनों तरफ से के हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे इस टाइप से, हाँ अब बन जाएगा आपका x1 बटा 11 माइनस x1 का होल स्क्वायर 36 बटा 25, ये चला जाएगा स्क्वायर में, ये चला जाएगा स्क्वायर में तो x1 बटा 11 माइनस x1 6 बटा 5, 6 बटा 5, इसको कर दीजिए इधर तो 5x1 और इसको कर दीजिए उधर तो 11 6 66 माइनस 6x1 इधर चला आ जाएगा तो 6 और 5 बन जाए 11 6 66, गलती करते हो नहीं दिया मैंने, ये इधर 25 वाला है तो 5, हाँ गुना गलती लिख दी, ओह मिस्टेक सॉरी गुना गलती कर दिया मैंने। ये वाला जाएगा इधर तो इधर आएगा और ये वाला इधर, तो ये उल्टा लिखा गया, 25 ऊपर रहेगा 36 नीचे रहेगा। अब आपका सही है, स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बनेगा x1 बटा 11 माइनस x1 इक्वल टू 5 बटा 36, 6 6 का 36, तिरछा तिरछी लाइए 6x1 11 पचे 55 माइनस 5x1, ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 6 5 11 x1 इक्वल टू 55, 11 पचे 55 यानी कि x बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपका आ गया आंसर। ये आपको दूरी निकालना था कि एक तरफ से या तो इधर से इधर से, तो ये बन गया आपका 5 और ये बन गया आपका 6। तब आप देखिए कि 5 वाला ऑप्शन में कि 6 वाला, तब 5 वाला दो जगह लिखा हुआ है और पहला से यानी कि 25 कूलम से अगर 36 से देता तो कितना छो, अगर हम ऑप्शन 1 में देखते हैं तो लिखा है 25 माइक्रो कूलम से कितना 5 सेंटीमीटर, अगर बी में देखते हैं तो उसमें लिखा है 36, लेकिन 36 के साथ क्या रहना चाहिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 नहीं है बल्कि कितना है, ये 6 की जगह पर कितना है 5, तो इसी वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत और ये नंबर हो गया ऑप्शन आपका क्लियर। 25 माइक्रो कूलम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 19 नंबर का 1। थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है लेकिन कैलकुलेशन था, ज्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, आप दीजिए जवाब, बोर्ड को कर लेते हैं हम साफ। चलिए, हालांकि बोर्ड नहीं भी साफ करूंगा तो 20 का जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार साफ कर लेते हैं। बस थोड़ा सा और है क्वेश्चंस हमारे पास, उससे ज्यादा नहीं, और मैं आपको कह देता हूं कि अगर आप एक बार में पूरा नहीं देख पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक बिंदु आवेश Q से R त्रिज्या वाले एक वृत्त में Q आवेश के चारों ओर घुमाने पर किया गया कार्य, चारों ओर घुमाने पर किया गया कार्य। तो भैया मेरे आवेश Q के अभिलंब है, कैसा है, समविभव पर गतिमान है। तो समविभव अभिलंब नहीं, समविभव का मतलब होता है एवरी पॉइंट पर समान विभव रहना चाहिए।
तो उसमें कार्य बराबर पिछले 3 क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा हूं कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा 0। सेंटर पर यानी कि उसके केंद्र पर क्या है, केंद्र पर क्वेश्चन में कहता है त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या के अंदर सेंटर पर, तो सेंटर पर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0। हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसका जवाब क्या होगा सी नंबर। 20 का जो क्वेश्चन का जवाब होगा वो सी नंबर। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं और आइए क्वेश्चन नंबर 21 को दीजिए जवाब फटाक से, फटाफट आइए। एक चालक प्लेट में चालन इलेक्ट्रॉन लगभग एक समान रूप से वितरित रहते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र ई में रखने पर प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र, ओहो भारी मिस्टेक है, प्लेट के अंदर कह रहा है, तब प्लेट के अंदर तो यहाँ आवेश कुछ रहता ही नहीं है। प्लेट के अंदर तो आवेश नहीं, गॉस के नियम क्या कहता है, ऊपर में आवेश खाली दिया जाता है समान रूप से वितरित, अंदर में नहीं न जाएगा, तो अंदर में इसका भी जवाब क्या होगा 0 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या हो गया 0 0। नेक्स्ट 22 नंबर आइए। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं, तो समविभव पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, पृष्ठ का मतलब क्या होता है सतह, और सतह पर समविभव के रहता है विद्युत क्षेत्र का, यानी कि इसका बल रेखाएं, कौन सा विद्युत बल रेखाएं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना डिग्री का एंगल 90 डिग्री। इसको आप ऐसे समझिए कि आपका पृष्ठ है और इस पर बल रेखाएं कुछ इस टाइप से आपसे जा रहा है, तो ये सब क्या रहा है 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितना डिग्री, कौन 90 डिग्री। याद रखिए जहां भी क्वेश्चन आए अपना झंडा लहरा के आइए। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल में आइए। 23 नंबर सवाल, सवाल क्या करता है 23 नंबर, जरा उसको समझते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक किसके तुल्य, अरे मेरे दोस्त विद्युत क्षेत्र मतलब होता है E, और E बराबर फोर्स अपॉन होता है Q, E बराबर फोर्स अपॉन Q। मात्रक की बात करते हैं हम लोग, तो मात्रक होता है फोर्स यानी कि न्यूटन, और कूलम्ब की बात करेंगे तो बटा हो गया यानी आवेश का Q। एक मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन कूलम्ब, कहीं भी आपको दिख रहा है तो पता चल गया E मैच कर गया A में। अगला मात्रक में देखिए ऊपर नीचे हम मीटर से गुना कर देते हैं, मीटर मीटर मीटर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, और ये बन गया कूलम्ब मीटर। ये क्या बन गया कूलम्ब मीटर, ये कूलम्ब मीटर बन गया, और ये वाला आपको मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अब जरा से याद करते हैं कि जूल प्रति कूलम्ब का मतलब होता है वोल्ट, और वोल्ट को हम लोग लिखते हैं भी से, और नीचे रह गया मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये मैच कर गया आपका सी में। और जूल प्रति कूलम्ब नहीं है कहीं पर भी, जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब को हम क्या कहते हैं वोल्ट, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है विद्युत क्षेत्र, तो नहीं ना होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। होगा कौन, पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, लेकिन दूसरा आपका गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और ये है आपका आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसलिए बढ़िया से इसको सीखिए और दीजिए जवाब। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड साफ, क्योंकि इसमें ज्यादा सॉल्यूशन करने की है ही नहीं जरूरत, आपको पूरा के पूरा टेक्निकली क्वेश्चन है, दिमाग पर निर्भर है। एक आवेश कण स्वतंत्र गति कर सकता है तो वह गति करेगा, वो गति कैसे करेगा जी आपसे पूछ रहा है, तो जरा सा सुन लीजिएगा टेक्निकली रूप से कि विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र दिशा को व्यक्त करती है। याद रखेंगे यदि प्रारंभिक वेग किसी भी आवेश का या विद्युत का दिशा में शून्य हो तो बल के कारण सदैव विद्युत क्षेत्र भी क्या रहता है, उसी दिशा में कार्यरत रहेगा, उसी दिशा में गति करेगा। तो अगर प्रारंभिक वेग शून्य होता है तो बल की रेखा की दिशा में होगा, बल की रेखा की दिशा में। तो 24 का जो जवाब होगा बी। और इसी के साथ हो गया हमारा आज का सेशन समाप्त। तो जितने भी मेरे दोस्त भाई बंधु हैं, मैं उनसे एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आपके सामने दिख रहा होगा ज्वाइन टेलीग्राम विजय सर बिहार शरीफ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ साथ अगर आप नए यूजर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम्स या विजय चक्रा वाले चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों में से किसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमेशा। और हर दिन
हर संडे को, यानी कि धीरे धीरे मैं हर चैप्टर का इसी तरह से आपको सोल्यूशन दूंगा। एक बार फिर से जितने भी लोग एंट्रेंस बीसी ईसी का भी फॉर्म डालेंगे इस बार, मैं उनको गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारे चैनल पे बने रहें, ठीक है। आपका ताबड़तोड़ प्रैक्टिस होते रहेगा, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले दिनों के लिए, और आपका दिन अच्छा गुजरे। शुभ रात्रि, और दीजिए आप हमें इजाजत। जय हिंद।